बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो हमने डिस्कस करना है वो इंट्रोडक्शन टू हेब्राडाइजेशन के हेब्राडाइजेशन होती क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन ये आप लोग फर्स्ट ईयर में चूँकि काफ़ी हद तक पढ़ चुके होते हैं, इस वजह से इसको समझना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हेब्राडाइजेशन क्या होती है, सेकेंड ईयर में सिर्फ कार्बन की हेब्राडाइजेशन को डिस्कस किया गया। हाँ, फर्स्ट ईयर में मुख्तलिफ मालिक्यूल्स में जो हेब्राडाइजेशन है उसको डिस्कस किया गया था। तो चूँकि हमारी सेकेंड ईयर में कार्बन की है, इस वजह से हम ज़्यादातर फोकस कार्बन की हेब्राडाइजेशन को ही डिस्कस करें। सबसे पहले हेब्राडाइजेशन होती क्या है कि आम तौर पे डिफरेंट चीज़ें जब आपस में मिक्सअप होती हैं तो इसको हम कहते हैं हेब्राडाइजेशन, कि डिफरेंट चीज़ों का मिक्सअप होना, इसको हेब्राडाइजेशन कहा जाता है। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, चूँकि आज इस लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो इस वजह से सबसे एंड पे हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करें कि हेब्राडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश है, यानी इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, नीड क्या है इसकी। हमने फर्स्ट ईयर में एक थ्योरी पढ़ी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, जो मुख्तलिफ किस्म की जो बॉन्डिंग है बिटवीन द एलिमेंट्स उसको एक्सप्लेन करती है। लेकिन जिस वक्त हम हेब्राडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात करते हैं या कार्बन की बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कार्बन का जो मिजाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट जब नज़र आया तो फिर हमें एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की ज़रूरत पेश आई, जिसको हम कहते हैं हेब्राडाइजेशन। अब वो कार्बन का मिजाज क्या है। दो कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी है, कार्बन टेट्रावेलेंट है, मतलब क्या है, बॉन्ड विद 4 एलिमेंट्स या 4 एटम्स, किसने जब भी बॉन्ड बनाने 4 एटम्स के साथ इसने बॉन्ड बनाने। दूसरा, जितने भी बॉन्ड बनाते हैं वो इक्विवेलेंट लेंथ के होते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ के होते हैं। ये वाली जो 2 पॉइंट है वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि जिस वक्त हम कार्बन की आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करते हैं, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से पहले जो फर्स्ट ईयर में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंस शेल्स, या इसको सिंपल आप शेल्स भी कह सकते हैं। शेल्स होते क्या हैं। शेल्स हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं, उनको हम कहते हैं शेल्स। आगे फिर इन शेल्स में इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है सब शेल्स के अंदर, और जो सब शेल्स हैं बाज़ केसेस में इनको ऑर्बिटल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लेवल शेल का है, उसके बाद सब शेल का है, ये ऑर्बिटल्स का है। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर रही होती है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये मेंशन करती है। यानी अगर हम बात करें जनरल कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, हम कहेंगे शेल्स, उस शेल में किस जगह पाया जाता है वो सब शेल, और एग्जैक्टली जो प्रॉपर लोकेशन होगी वो हम ऑर्बिटल्स। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स है, उसका घर कहाँ है, तो आप कहेंगे फ़लाँ शख्स का घर एक शहर के अंदर है, तो शहर सेल है। फिर उस शहर के एक मोहल्ले के अंदर है, वो सब शेल बन जाएगा। उस मोहल्ले की एक गली के अंदर है, वो ऑर्बिटल्स बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने क्लियर करना है कि शेल सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास जिस वक्त हम सब शेल्स की बात करते हैं तो 4 किस्म के हमारे पास सब शेल्स आते हैं, एस, पी, डी, एफ। लेकिन चूंकि हम और कार्बन की हेब्राडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो आम तौर पे इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एस और पी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हैं सब शेल्स। फिर जो एस है ये चूँकि छोटा शेल है ये मज़ीद डिवाइड नहीं होता, लेकिन जो पी शेल है इसको हमने फिर 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं पी एक्स, एक को हम कहते हैं पी वाई, और एक को हम कहते हैं पी जेड। क्लियर। और जब हम इनकी शेप्स की बात करते हैं तो एस हमेशा होता है स्फेरिकल, यानी इसकी शेप आमतौर पे होती है गोल, और जो पी होते हैं वो डम्बल शेप होते हैं। लेकिन ये चूंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इस वजह से एक डम्बल शेप स्ट्रक्चर एक्स में होगा, एक वाई में होगा, एक
सी में होगा। सपोज पी की जो शेप है वो इस तरह की है, ये डंबल शेप है। उसके बाद जब हम पी एक्स की बात करेंगे, पी एक्स भी डंबल शेप है, पी वाई भी डंबल शेप है और पी जी भी डंबल शेप है। लेकिन क्या पी एक्स का मतलब क्या ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पी वाई का मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और पी जी का मतलब क्या ये जी एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इस तरह हमारे पास ये 3 शेल बनेंगे, यानी एस फेरिकल है और पी जो ऑर्बिटल्स हैं उसको मज़ीद, पी जो सब शेल हैं, ये सब एस और पी सब शेल हैं, इनको मज़ीद 3 ऑर्बिटल में हमने डिवाइड की। इनकी शेप्स, पी की जितनी भी शेप है वो डबल शेप होती हैं और एस की जो शेप है वो गोल होती हैं। अब अगर हम किसी भी कंपाउंड की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखते हैं, चूँकि हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखी जाती है, तो ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, इस वजह से इस चीज़ को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। तो सबसे पहले 1s 2s 2p, चूँकि हम यहाँ मज़ीद ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो ऑर्बिटल्स इस p को हम फिर मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 2px 2py और 2pz जी। तो ये जो 1 है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है, तो एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा और ये रह जाएगा खाली। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है कार्बन की। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी बॉन्डिंग एबिलिटी देखें, यानी इसकी वैलेंसी देखें, तो वैलेंसी आमतौर पे रिप्रेजेंट कर रही होती है, जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आमतौर पे वो वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ क्योंकि इसका जो आखिरी शेल है, जो जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर्ड की शक्ल में, 2 अनपेयर्ड की शक्ल में। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के अकॉर्डिंग जो कार्बन है इट शुड बी डाईवेलेंट, इसको डाईवेलेंट होना चाहिए। लेकिन जब हम कार्बन के बिहेवियर को देखते हैं तो कार्बन का बिहेवियर है टेट्रावेलेंट। तो यहाँ थोड़ा सा इशू आ गया, लेकिन इस इशू को इस तरह सॉल्व किया गया कि ये जो कार्बन की स्टेट है ये है ग्राउंड स्टेट। कहा यह गया कि जिस वक्त कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आता है, यानी जब कार्बन को एनर्जी दी जाती है, तो उसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चला जाता है। क्लियर? यहाँ चला जाता है। क्लियर? तो इस तरह हमारे पास जब ये ग्राउंड स्टेट में मौजूद होता है तो उसके पास वैलेंस जो आखिरी ऑर्बिटल्स हैं जो p वाले, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जब ये चला गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पेयर्ड की शक्ल में मौजूद था ये यहाँ। अब क्या हुआ कि इस एक्साइटेशन के बाद, यानी जब एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन की हम बात करेंगे तो कार्बन के पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो 4। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है इसको एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी कहाँ से आई है। यानी हम कहते हैं ना कि हमारे पास यहाँ जो गया है, तो इसके लिए जाहिर बात है जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से एस लोअर लेवल पे है, पी हायर लेवल पे है, जब भी लोअर लेवल से हाई लेवल पे जाएगा उसके लिए एनर्जी होनी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ क्लियर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट करना है कि टेट्रावेलेंसी बनी कैसे है। वैसे ग्राउंड स्टेट में जो है कार्बन डाईवेलेंट एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन टेट्रावेलेंट वो क्यों है, क्योंकि जो एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन है उसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करके पीजी में चला जाता है तो अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करते हैं। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं कि जो एनर्जी है
फ्रॉम वेयर इट कम्स, कि ये कहाँ से आई है, फ्रॉम वेयर इट कम्स, ये इसको भी हम छोड़ देते हैं। जो ही हमारा लेक्चर एंड होगा आखिर में मैं इसके रीज़न भी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ से प्रॉब्लम तो हल हो गया कि टेट्रा वैलेंसी कार्बन क्यों शो करता है। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूं, जब ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जब ये दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1s में ही वो अनपेयर्ड की शक्ल में पाया जाएगा। अगर ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बाइंड करे, यानी क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाने, तो हम यहाँ वो एलिमेंट या वो एटम कौन सा लगा देते हैं, हाइड्रोजन। तो अब किस तरह बाइंडिंग होगी, एक बाइंड करेगा इसके साथ, एक बाइंड करेगा इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि सपोज ये हमारे पास कार्बन है, एस की शेप होती है ऐसे, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास वाई है, उसकी शेप ऐसे है, ये जो एक्स है उसकी शेप ऐसे है, और जो जी है सपोज हम कहते हैं कि इसकी शेप ऐसे है। सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये कार्बन के 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो जिस वक्त हाइड्रोजन का F बाइंड करेगा, अब 4 एटम चूंकि हमने बाइंड करने हैं, तो एक S इसके साथ बाइंड करेगा, एक S इसके साथ बाइंड करेगा, एक S इसके साथ बाइंड करेगा, एक S इसके साथ बाइंड करेगा। तो अब हुआ क्या है कि ये जो बॉन्ड बना है ये SS के दरमियान बना, ये जो बना है SP के दरमियान बना, ये SP के दरमियान बना, ये SP के दरमियान। अब ये बॉन्ड तो चलो हम कहते हैं एक जैसे हैं क्योंकि तीनों SP हैं, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो SS के दरमियान बना है इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। तो ये हम कहेंगे कि ये अनइक्विवेलेंट है, ये जो बॉन्डिंग है वो अनइक्विवेलेंट बॉन्डिंग है, क्लियर। लेकिन जिस वक्त हम कार्बन के बिहेवियर की तरफ देखते हैं तो हमें जो बॉन्ड लेंथ है चारों बॉन्डों की, चाहे ये है, ये है, ये है, ये है, ये हमें इक्वल नज़र आती है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है, हाइब्रिडाइजेशन के पास। अब हाइब्रिडाइजेशन कहती क्या है, सपोज हम करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अब कहती क्या है, यानी कार्बन के पास जो मौजूद हैं ऑर्बिटल्स वो 4 हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक S है, एक py है, ये सपोज हम कहते हैं px है, और ये सपोज कर लेते हैं pz है, चलिए। अब ये तीनों तो एक लेंथ के हैं, प्रॉब्लम इसका आता है। तो यहाँ अनइक्वल बॉन्ड लेंथ की वजह से हमें इस हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ा। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि ये जो चारों हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं इनकी मिक्सिंग होती है, और इसकी मिक्सिंग के बाद न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। लेकिन जो न्यू ऑर्बिट जब ये सारे मिक्स होके जब ये अलहदा होंगे एक दूसरे से, तो सारे 4 के 4 मिले हैं, अलहदा होंगे तो 4 जब ऑर्बिटल्स इससे निकलेंगे तो सब सेम बॉन्ड लेंथ और सेम शेप के होंगे, सेम एनर्जी, सेम लेंथ, सेम शेप, ऐसे। तो थोड़ा सा यानी एक ये थोड़ा सा ये वैसे ड्रा करते हुए अनइक्वलेंसी आ रही है, लेकिन आप लोगों ने इसको इक्वल समझना है, क्लियर। तो ये जो बने हैं नए, ये मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बने, इनको हम कहते हैं ये हाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक S और 3 P मिलाए गए, तो इस वजह से इन ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे sp3 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 ऑर्बिटल्स। ये तीनों के तीनों sp3 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 ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। अब तीनों की शेप एक जैसी है, लेंथ एक जैसी है, एनर्जी एक जैसी है। तो अगर हम अब हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करें, यानी हाइब्रिडाइजेशन को अब हम डिफाइन करें तो शायद आप लोगों को बात समझ में आ जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स
of different shape, length and energy to produce orbitals with same shape, energy एंड लेंथ। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन। तो जिस वक्त अगर हम सपोज अगले लेक्चर में हम जो मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आइडिया मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं। इनके साथ जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो सारों की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? एक जैसी होगी। ऑलमोस्ट जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम के राउंड अबाउट होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि जो अनइक्वल शेप के लेंथ के जो ऑर्बिटल्स थे उनकी मिक्सिंग करके, यहाँ हमने कहा है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? डिफरेंट चीज़ों की मिक्सिंग से जो चीज़ डेवलप हो रही है वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ जो ऑर्बिटल डिफरेंट कैटेगरी के थे उनकी मिक्सिंग से जो सेम कैटेगरी के जो एलिमेंट है वो बने, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ दोनों प्रॉब्लम हाइब्रिडाइजेशन की वजह से सॉल्व हो जाते हैं, टेट्रावेलेंट और इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कार्बन। तो इस वजह से हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब एनर्जी कहाँ से आती है? इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की लॉजिक्स हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्साइटेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है या ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है, ये पैरेलल चल रही होती है। आप ये नहीं कह सकते पहले एक्साइटेशन होगी या हाइब्रिडाइजेशन होगी या मुख्तलिफ जो स्टेप है ये इकट्ठे चल रहे होते हैं। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्टेबल होने की वजह से जब ये एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि S जब P Y के साथ मिक्स हुआ तो इससे एनर्जी निकली, उस एनर्जी ने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया, उसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया, फिर फर्दर मिक्सिंग से इस तरह के डेवलप हो गए। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा लॉजिकल भी है वो ये कहता है कि शुरू में जो ग्राउंड स्टेट में कार्बन होता है वो डाइवेलेंट होता है। अब डाइवेलेंट अगर है, सपोज इसको हम दोबारा वापस ले आते हैं, अब ये डाइवेलेंट है, तो ये अगर हाइड्रोजन से मिले, ये हाइड्रोजन से मिले, तो इनके मिलने से जो बॉन्ड बनता है, तो इस बॉन्ड से जो एनर्जी निकलती है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ भेज देती है। अब इसके पास भी चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी, तो दोनों के अनपेयर्ड होने की वजह से आमतौर पे आप कह सकते हैं अब इसके साथ भी बॉन्डिंग होगी, इसके साथ भी बॉन्डिंग। तो जो ज़्यादा लॉजिकल बात मुझे जो लगती है वो यही है कि पहले जब कार्बन डाइवेलेंट स्टेट में होता है तो उस वक्त जिस एटम से मिलके बन के बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस S के जो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके किस में भेज देती है? Pg। फिर मज़ीद गुंजाइश निकलती है तो मज़ीद 2 बॉन्ड और बन जाते हैं। तो एनर्जी कहाँ से आती है एक्साइटेशन स्टेट के लिए? तो मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिक हैं, जो मुझे ज़्यादा सूट लगती है वो ये वाली लॉजिक है। तो बहरहाल ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स करके एक सेम एनर्जी के, सेम शेप के, सेम लेंथ के ऑर्बिटल्स बनाए गए, इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। अब ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह की शेप्स बनाएंगे, किस तरह की अरेंजमेंट करेंगे, कितने इनके बॉन्ड लेंथ होगी इनके दरमियान, तो उसको हम फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, उसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।